जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु को, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं। इन्हें जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन समय में ही जानवरों और पौधों का व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया और उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं, अरस्तु हो जाते हैं। एक पूछ लेता विकासवाद का जनक, तो विकासवाद के जो जनक है वह डार्विन है, जो कि ऑप्शन में दिया। कोस्का का सिद्धांत जो दिया, स्लाइडन और शॉन ने दिया। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, यह आप बता दीजिए। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया जो है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है। मानव का क्या है, तो मानव का यूरिया है। यूरिक अम्ल क्या है, किसका है, तो यूरिक अम्ल जो होता है या स्त्रीसर्प पक्षियों में पाया जाता है। मछलियां मुख्य रूप से अमोनिया को उत्सर्जित करती हैं, इसलिए इन्हें एमिनोटैलिक जीव कहा जाता है। पूछ लेते हैं आपसे कि एमिनोटैलिक जीव किसे कहा जाता है, तो मछली को कहा जाता है। जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें एमिनोटोलिक जीव कहा जाता है। ये अमोनिया को सीधे जल में छोड़ देती हैं, जहां यह घुलकर नुकसान नहीं करता है। यूरिक अम्ल की बात करें तो यूरिक अम्ल जो है या स्त्रीसर्प और पक्षियों में पाया जाता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया जो है स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य में। और अमीनो अम्ल की बात करें तो उत्सर्जन नहीं है, या यह एक प्रोटीन का घटक होता है। तो मछली क्या होता है, जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे कि मछली। और जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। और जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे पक्षी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चलिए बता दीजिए। बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, घासों का। यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें जैविक संरचना, वर्गीकरण, वृद्धि, वितरण और उपयोग का विश्लेषण किया जाता है। बाकी आपसे पूछा फलों का, तो फलों का जो अध्ययन करते हैं ऑप्शन में दिया फलों का, तो पोमोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। और फसलों का जो अध्ययन करते हैं वो एग्रोनॉमी में करते हैं। और सब्जियों का अध्ययन जो करते हैं वो ऑलिकल्चर में करते हैं, ओलेरिकल्चर में करते हैं। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं, फसलों का अध्ययन जो करते हैं एग्रोनॉमी में करते हैं, और सब्जियों का अध्ययन जो करते हैं ओलिकल्चर में करते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लिया जाएगा। एक दो बार रिविजन करिए, इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए बहुत बार बताएं, इसको बता दीजिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम जो है टाइलिन, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदलना। यह पाचन प्रक्रिया की शुरुआत करता है, या पाचन प्रक्रिया की शुरुआत करता है मुंह से। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो पेप्सिन जो है पेट में पाया जाता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो अग्नाशय से निकलता है। और काइमोट्रिप्सिन क्या है, तो काइमोट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन के साथ काम करता है प्रोटीन पाचन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, हार्मोन है। ऑक्सीन एक पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। पूछ लेता है कि ऑक्सीन क्या है, तो पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन है, पौधों में जो पाया जाता है। या कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, या पौधों की शीर्ष वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रकाश की दिशा में झुकाव में भी ऑक्सीन की भूमिका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन करता है। क्रायोजेनिक्स जो है वह किसका अध्ययन करता है, यह आपसे पूछा किसका अध्ययन है क्रायोजेनिक्स। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न तापमान का।
क्रायोजेनिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का अध्ययन जो करते हैं विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो क्रायोजेनिक्स शाखा में करते हैं। इसका उपयोग क्या है ये भी जान लीजिए। तो इसका उपयोग है रॉकेट ईंधन में, अंग संरक्षण में व सुपर कंडक्टिविटी में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न बता दीजिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बताइए निम्न में से डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के दोहरे हेलिक्स स्ट्रक्चर में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इनकी जोड़ी कैसे बनती है? तो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। आरएनए में जो है आरएनए में थाइमिन के जहां पर यूरेसिल पाया जाता है, बस और कुछ नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। रेडियो तरंग है, इंफ्रारेड तरंग है, एक्सरे तरंग है, गामा किरणें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें हैं। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती। क्या होती है गामा किरणों की विशेषताएं? तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे छोटी होती है, ऊर्जा जो इसमें तो सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। यह अत्यधिक हानिकारक होती है और जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों के संघनन में ऊर्जा का क्या होता है। गैसों के संघनन में ऊर्जा का क्या होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पन्न होती है। संघनन वह प्रक्रिया, संघनन क्या है या जान लीजिए। तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या वाष्प ठंडा होकर तरल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा खोती है और वातावरण को ऊर्जा प्रदान करती है। जब भाप पानी में बदलती है तो वह ऊष्मा छोड़ती है। इसी कारण भाप से जलने पर अधिक चोट लगती है, क्योंकि यह संघनन करते हुए ऊर्जा छोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अल्ट्रासाउंड तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अल्ट्रासाउंड तकनीकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन प्लस गूंज के। अल्ट्रासाउंड तकनीक मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करती है। क्या पहला है? तो परावर्तन। जब अल्ट्रासोनिक तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों से टकराती है तो वह वापस लौटती हैं। और गूंज क्या करता है? तो लौटने वाली तरंगों से एक गूंज उत्पन्न होती है जिसे मशीन द्वारा पढ़ा जाता है और उससे शरीर के आंतरिक अंगों की छवि बनाई जाती है। इसका उपयोग क्या है तो ये भी जान लीजिए। तो इसका उपयोग जो है गर्भावस्था में भ्रूण की स्थिति देखने में, गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, हृदय आदि के परीक्षण में और बिना चीड़फाड़ के निदान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है बता दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो यह क्या, इसका कार्य क्या है? तो टी कोशिकाओं का निर्माण करना। टी कोशिकाओं का निर्माण करिए। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। टी कोशिकाओं का निर्माण। थाइमस ग्रंथि एक लसीका ग्रंथि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य जो है टी कोशिकाओं जैसे कि टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स का विकास और परिपक्वता सुनिश्चित करना। टी कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और रोग जनकों से लड़ने में मदद करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या छाती के ऊपरी भाग में होता है। किशोरावस्था के बाद इसका आकार छोटा होने लगता है। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख कितनी प्रकार की छवियों को पहचान सकती है। मनुष्य की आंख जो है कितनी प्रकार की छवियों को पहचान सकती है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन और काले सफेद दोनों को। मनुष्य की आंख जो है 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से होती है। एक होता है कोन जो रंगों को पहचानने में सहायक होती है और दूसरा होता है रॉड जो अंधेरे में देखने और काले सफेद छवियों को पहचानने में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हांस क्रिश्चियन और स्टेड ने।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हॉन्स क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने 1820 में, कब, तो 1820 ईस्वी में यह महत्वपूर्ण खोज की। विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन्होंने यह खोज की। उन्होंने देखा कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई जैसे कंपास उसकी दिशा बदल लेती है। इस खोज के परिणाम क्या हुए, तो यह खोज विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की नींव बनी। इसके बाद फैराडे, एम्पियर और मैक्सवेल ने इस क्षेत्र में आगे कार्य किया। इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर व ट्रांसफार्मर आधारित है। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानी में साबुन बुलबुले क्यों बनते हैं। पानी में साबुन के बुलबुले क्यों बनते हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर साबुन जो है पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जब हम पानी में साबुन मिलाते हैं और उसमें हवा फूंकते हैं तो कम पृष्ठ तनाव के कारण पानी पतली झिल्ली के रूप में खींच जाती है और एक गोल बुलबुले का निर्माण करती है। पृष्ठ तनाव क्या है यह जान लीजिए। तो यह एक बल है जो किसी द्रव की सतह को एक पतली झिल्ली की तरह बनाए रखता है। साबुन और डिटर्जेंट जैसे पदार्थ इस बल को कम करके सतह को लचीला बना देते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो तरंगों की गति किसके बराबर होती है। रेडियो तरंगों की गति किसके बराबर होती है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति के बराबर होती है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती और यह वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये तरंगे प्रकाश की गति से ही चलती हैं क्योंकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे एक्सरे, गामा रेज और माइक्रोवेव्स आदि की गति एक समान होती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग क्या है, तो इन्हें संचार में उपयोग किया जाता है जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल में। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले अल्कोहल से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले अल्कोहल से प्रभावित होता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अल्कोहल का मानव शरीर पर प्रभाव सबसे पहले मस्तिष्क पर पड़ता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और इससे व्यक्ति की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रभावित होती है। अल्कोहल का प्रभाव चलिए जान लेते हैं मानव शरीर में क्रमशः। सबसे पहले मस्तिष्क में, जिससे सबसे पहले प्रभावित सोच, बोलने और चलने की क्षमता घटती है। यकृत में, इसके बाद यकृत को प्रभावित करती है। अल्कोहल को मेटाबॉलाइज करता है, लंबे समय तक सेवन से डैमेज होता है। हृदय में धड़कन गति पर असर करता है। फेफड़ा, सांस लेने में कठिनाई, गंभीर स्थिति भी हो सकती है। लंबे समय तक इसके सेवन से अल्कोहल के लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस प्रश्न को। क्या है, कॉटन है, लिनन है, जूट है या रेमी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमी सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। रेमी को सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है। यह एक पौधों से प्राप्त वस्त्र रेशा है जिसे चाइनीज घास भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रेमी रेशा की मजबूती गीले और सूखे दोनों रूप में बहुत अधिक होती है। वह कौन सा पौधा जहां पाया जाता है, तो वो है हमेरिया नामक पौधा होता है। रंग कैसा होता है, सफेद और चमकदार। मजबूती इसकी बात करें तो सबसे अधिक कॉटन और लिनन से भी ज्यादा। उपयोग क्या है इसका, तो कपड़े, औद्योगिक वस्त्र और सैन्य वस्त्र, सजावट आदि में। तो सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है रेमी। सबसे मुलायम प्राकृतिक रेशा है कपास। जूट का प्रयोग क्या है, तो बोरिया व रस्सियों में इसका प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पराबैंगनी किरणों का प्रमुख उपयोग क्या है। पराबैंगनी किरणों का प्रमुख उपयोग क्या है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, स्टरलाइजेशन इसका प्रमुख उपयोग है। पराबैंगनी किरणें जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज का मुख्य उपयोग कीटाणु और बैक्टीरिया को नष्ट करने यानी स्टरलाइजेशन जिसे बोलते हैं निर्जीवीकरण में होता है। ये किरणें सूक्ष्म जीवों के डीएनए को क्षति पहुंचाकर उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं। अस्पतालों, लैब्स, जल शुद्धिकरण और एयर प्यूरिफायर में भी यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो रेडियोग्राफी में एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का रडार में माइक्रोवेव्स का उपयोग होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग का कारण जो होता है क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल नामक रंजक या पिगमेंट के कारण होता है। यह रंजक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है और विशेष रूप से नीली और लाल रोशनी को अवशोषित करता है जबकि हरी रोशनी को परावर्तित करता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल के प्रकार जान लीजिए। तो क्लोरोफिल
दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का है तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्लोरोफिल बी जो है सहायक पिगमेंट के रूप में कार्य करता है। अन्य विकल्पों की बात में तो कैरोटीन जो है यह नारंगी रंग देता है, गाजर आदि में पाया जाता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो एंथोसाइनिन या लाल, नीला या बैंगनी रंग देता है। और साइटोक्रोम जो है साइट्रोक्रोम या कोशिका में श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, रंग देने से संबंधित नहीं है साइट्रोक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आरएनए वायरस से उत्पन्न रोग कौन सा है। आरएनए वायरस से उत्पन्न रोग कौन सा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। टेटनस है, पोलियो है, डिप्थीरिया है या चेचक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो रोग है आरएनए वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग। पोलियोमाइटिस एक आरएनए वायरस से उत्पन्न संक्रामक रोग है। यह पोलियो वायरस नामक वायरस से फैलता है, जो कि एक आरएनए आधारित वायरस है। यह वायरस आंतों से पनपता है और कभी कभी मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी पर असर डालकर लकवा का कारण बनता है, खासकर बच्चों में। इसका वैक्सीन दिया जाता है ओपीबी। क्या? ओपीबी इसका वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, या मुंह में दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट जान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से, आरएनए वायरस से रोग जो होता है वो पोलियो होता है। डीएनए से भी पूछ सकता है, तो डीएनए वायरस रोग जो है चेचक है। बैक्टीरिया से जो रोग होता है टेटनस और डिप्थीरिया होता है। भारत जो है पोलियो मुक्त देश बन गया 2024 में, WHO द्वारा प्रमाणित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, या बता दीजिए। अभी हम लोग पढ़े भी हैं हाल ही के सेटों में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड एक बैक्टीरियल रोग है जो सालोमोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसकी पुष्टि के लिए जो मुख्य परीक्षण किया जाता है वह बिडाल टेस्ट होता है। क्या होता है बिडाल टेस्ट? तो यह रक्त परीक्षण शरीर में सालोमेला टाइफी के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज का खोजता है। यदि ये एंटीबॉडीज रक्त में पाई जाती तो व्यक्ति को टाइफाइड संक्रमण माना जाता है। टाइफाइड जो है जल जनित रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य की दृष्टि का कोण समानता कितना होता है। मनुष्य के दृष्टि का कोण समानता कितना होता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, 180 डिग्री होता है। मनुष्य के दृष्टि का सामान्य कोण लगभग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने सामने के दृश्य के को लगभग 180 डिग्री तक देख सकते हैं, जिसमें केंद्र की ओर स्पष्ट दृष्टि और पार्श्व दृष्टि दोनों शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। अभी हम लोग पढ़े भी हैं पिछले दिनों में, बताइए। तो ऑक्सीजन गैस की जो खोज की थी वह प्रिस्टली ने की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी 1774 में। अगर यही आपसे पूछ लेता कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज थी वह हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की, तो नाइट्रोजन गैस की जो खोज की वह डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की, तो जोसेफ ब्लेक ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की 1754 में। ओजोन गैस की खोज किसने की, तो शॉन बाइन ने ओजोन गैस की खोज की। अमोनिया की खोज किसने की, तो यह भी जोसेफ प्रिस्टली ने की। जोसेफ प्रिस्टली ने अमोनिया गैस और प्रिस्टली और ऑक्सीजन गैस की खोज की जोसेफ प्रिस्टली ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, लिपिड और प्रोटीन कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक लिपिड, विशेषकर फास्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं। इसे फास्फोलिपिड द्विपरत कहा भी जाता है। यह झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, यानी कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेबीज का टीका किस वैज्ञानिक ने बनाया था। रेबीज का टीका जो है किस वैज्ञानिक ने बनाया था यह आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने। रेबीज टीके की जो खोज की वह लुई पास्चर ने की। कब की, तो 1885 में। टीका पहली बार एक लड़के जोसेफ माइस्टर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसे पागल कुत्ते ने काटा था। लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण विधि भी विकसित किया था।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग क्या है या बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनोट्रियल नोड है। सेनोट्रियल नोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है। सेनेट्रियल नोड जिसे ऐसे नोड भी कहते हैं को ही समानता प्राकृतिक में पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय की दाहिनी अलिंद में स्थित होती है। पूछ लेता है कि कहां पर स्थित होती है, तो दाहिनी अलिंद में स्थित होती है। ऐसे नोड स्वतः ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है और नियमित रूप से संकुचन करवाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1676 ईस्वी में की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की मदद से पानी की एक बूंद में सूक्ष्म जीवों को देखा था। बाकी ऑप्शन में दिया रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो गेगर जॉन मेंडल जिन्हें आनुवंशिकता के नियम दिए थे, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। बोला जाता नहीं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव, जो कंपन के माध्यम से ऊर्जा का संचरण करती हैं। ये तरंगे माध्यम पर निर्भर होती हैं, अर्थात इन्हें ठोस, द्रव या गैस जैसे कणों की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जिसका प्रतीक है Br। एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसे बहुत ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसका स्वरूप धातु जैसा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि यह धातु नहीं है लेकिन धातु जैसा दिखता जरूर है। ब्रोमीन, जिसका प्रतीक Br होता है, परमाणु संख्या 35 होती है। परमाणु संख्या क्या है, तो 35 होता है। या इसका रंग जो होता है लाल भूरे रंग का द्रव्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। हीलियम जो है इसका न्यूनतम गलनांक होता है। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि अधिकतम गलनांक किसका होता है, तो अधिकतम गलनांक जो होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम गलनांक हीलियम का होता है। हीलियम का गलनांक सभी तत्वों में सबसे न्यूनतम होता है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है और इसे अत्यधिक निम्न तापमान तक ठंडा करने पर भी ठोस रूप में बदला जा सकता है। हीलियम का गलनांक लगभग -272 डिग्री सेल्सियस या 1 के, या जिसे केल्विन बोलते हैं, के आसपास होता है। हीलियम, जिसका प्रतीक होता है He। He इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तत्व का प्रकार जो है और यह निष्क्रिय गैस है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए और आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसको रिवीजन कर लियो। जो प्रश्न आपको नए लग रहे हैं इसको एक बार कॉपी पेन में नोट्स कर लीजिए और उसको आने वाले टाइम में रिवीजन करिए। इससे आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा और आने वाले टाइम में आप भूलेंगे नहीं। अब चलिए, आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की वीडियो से प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है यह आपसे पूछा है। इसको डिटेल में लिखिए जो मैंने बताया है। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत कुछ अच्छे सेट मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।